नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज बसंत पंचमी है और आज वैलेंटाइन डे भी है। तो हम सबसे पहले जो है बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। माँ सरस्वती आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और वैलेंटाइन डे पर मैं यही कहूँगा कि मित्र हैं आप, हमारे भगवान हैं आप, हमारे दर्शक हैं आप हमारे हर बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। इसलिए आपको वैलेंटाइन डे पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। हम अपनी जो राजनीतिक चर्चा रोज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की अगर बात करूं तो शिवसेना विरुद्ध शिवसेना जो स्थिति खड़ा हुई है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। यानी उद्धव जी का और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बारे में कंपेयर करूंगा कि 2.5 साल जो है उद्धव जी ने सरकार चलाई, उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना को तोड़कर, शिवसेना से बगावत करके जो है उन्होंने अलग से बीजेपी के साथ में सत्ता बनाई और जो है शिवसेना को अपने साथ में रखा और उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी। लेकिन अब हम कंपेयर ये करेंगे कि उद्धव जी के जो 2.5 साल थे और शिंदे साहब के जो अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसमें कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क लग रहा है, लोग क्या मानते हैं। इसी बात से हम प्रतिक्रिया लेंगे ही। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट विवेक जोशी जी, जो काफ़ी राजनीति मामलों में रुचि भी रखते हैं और हमारे रिक्वेस्ट पर जो है कई विषयों पर गंभीर चर्चा भी करते हैं। तो सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो हमने अभी विषय पर चर्चा की कि जो कंपेयर है जो 2019 के बाद के चुनाव के, जो उद्धव जी का 2.5 साल और एकनाथ शिंदे जी का जो अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो एक मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री का जो काम होता है, क्या आप देख रहे हैं इसमें? क्योंकि उद्धव जी को लोग मतलब बारे में यही कहते हैं कि घर कोमड़ा है, यानी कि वो तो मातोश्री के ही मुख्यमंत्री बन के रह गए थे और लोगों से मिलते तक नहीं थे। और शिंदे साहब जो है लोगों के साथ एक आम आदमी से भी मिलने का पूरा ये कर्तव्य निभाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? सर, आज मैंने जो स्टडी करी है, मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी और वो कंपैरेटिव स्टडी माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री ठाकरे साहब जो हैं हमारे उद्धव जी, उनके बिहेवियर में, उनके लीडरशिप स्टाइल में मैंने एक कंपैरिजन करा। और ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने उनके भाषणों को खंगाला और मैंने उनके कई सारे वीडियो देखे। मैंने उन लोगों की काफ़ी सारी जो लिखे हुए उनके पत्र वगैरह हैं या उनकी स्पीचेस है मैंने देखी। उसके हिसाब से फिर मैंने इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करा और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना जो आज है एकनाथ शिंदे जी की, उसको लेने में शिंदे साहब क्यों सफल हो गए और उद्धव जी की तरफ से क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया। नुकसान से मेरा मतलब है कि शिवसेना एक बार फिर से टूट गई जी। तो उस चीज के ऊपर मैं आज आपके दर्शकों को जो मेरी एनालिसिस है उसके बारे में मैं उनको डिटेल से बताऊंगा जी। बिल्कुल। अब सर, जब मैं सबसे पहले एज ए लीडर ये दोनों को देखता हूँ, तो जैसे एकनाथ शिंदे जी हैं और उनके साथ में हमारे उद्धव ठाकरे साहब हैं, तो ये दोनों के व्यवहार में एक मुझे जो बेसिक फर्क दिखता है वो कैसा दिखता है कि जो जैसे 2 हिंदी में शब्द हैं, एक है राजनेता और एक है राजनीतिज्ञ जी। तो उद्धव भाई जो हैं वो राजनेता की शैली में आते हैं और राजनीतिज्ञ की शैली में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब आते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनेता का मतलब एक पॉलिटिकल लीडर और राजनीतिज्ञ का मतलब स्टेट्समैनशिप जी। तो स्टेट्समैनशिप जो है वो मुझे एकनाथ शिंदे जी में ज्यादा दिखती है। उसके मेरे अपने कारण हैं जिनको मैं आने वाले टाइम में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी ये दोनों का जो पॉलिटिकल कैरियर है, एकनाथ शिंदे जी का और उद्धव ठाकरे जी का, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई वो मैं बताता हूं आपको और उसके बाद मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि इसमें इशू क्या रह गया, कैसे इन दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो शेप हुई और किस वजह से किसको फायदा हुआ और किस वजह से किसको नुकसान हुआ। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एकनाथ शिंदे जी के ऊपर।
एकनाथ शिंदे जी का जब भी आप नाम लेंगे तो उनका नाम लेने के साथ में ही उनके राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री धर्मवीर आनंदीगे जी का नाम अपने आप आएगा जी। ये तो सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी एक ऑटो ड्राइवर थे, थाने में बिल्कुल, ऑटो बिल्कुल, चलाते थे और अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी सोच के बलबूते पर और अपनी जो विजन उनको एक अपना धर्मवीर आनंदीगे जी के साथ रहने की वजह से मिला, उसकी वजह से काफी आ गया है। अगर आप इनका राजनीतिक कैरियर देखें तो 1980 में एक ऑटो ड्राइवर थे और ऑटो ड्राइवर होने की वजह से ये कहीं किसी पार्टी में थे जहां इन्होंने आदरणीय आनंदीगे जी का भाषण सुना जी। वो सुनने के बाद ये पार्टी में उनके साथ जुड़े और आप ये देखिए 1980 से 1984 के बीच में एकनाथ शिंदे जी शाखा प्रमुख बन गए जी। 1984 में ये शाखा प्रमुख बने और 1984 के बाद 1997 में ये टीएमसी कॉर्पोरेटर बन गए, महानगर पालिका में कॉर्पोरेटर बने। महानगर पालिका में कॉर्पोरेटर बनने के बाद 2001 का समय था जब आनंदीगे साहब का देहांत हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद से ये इन्होंने अपने आप को आनंदीगे जी का सक्सेसर, राजनीतिक उनका हायर, उनका राजनीतिक लीगल हायर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया और अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया। 2004 में ये एमएलए बने, 2005 में ये थाने डिस्ट्रिक्ट सेना के हेड बने। उसके बाद 2009 में ये फिर से एमएलए बने, 2014 में एमएलए बने, 2014 से 2019 तक थाने डिस्ट्रिक्ट के पालक मंत्री रहे। उसके बाद देखिए फिर 2018 में ये शिवसेना जो पार्टी है उसके लीडर चुने गए। उसके बाद 2019 में जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ थे। फिर 2019 में एमएलए नियुक्त हुए और उस समय ये होम मिनिस्टर बने और फिर 2022 में ये चीफ मिनिस्टर बने। तो ये इनका एक राजनीतिक सफर है और ये अभी भी चालू है। लेकिन ये पूरी चीज में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक राजनीतिज्ञ के तौर पे कैसे एस्टेब्लिश किया, वो आप समझिए कि इन्होंने संगठन कैसे चलता है उसको इन्होंने अपनी तरफ बनाया। उसके साथ में इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये टीएमसी के कॉर्पोरेटर रहे, एमएलए रहे, ये पालक मंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे और चीफ मिनिस्टर रहे, तो इन्होंने सरकार कैसे चलती है, आप ये समझिए कि इन्होंने राजनीति कैसे होती है वो बहुत अच्छी तरह से सीख ली, तो ये राजनीतिज्ञ बन गए। उसके अगर उद्धव जी को आप उनके उसमें कंपेयर करें तो 2002 में ये कैंपेन इंचार्ज बने थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जी, 2002 में। उसके बाद 2003 में ये शिवसेना पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बने और 2006 में शिवसेना पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट का पद छोड़ के ये सामना का चीफ एडिटर बन गए। उसके बाद ये 2019 में चीफ मिनिस्टर बने। 2006 में एक बार शिवसेना स्प्लिट हुई जिसमें राज ठाकरे साहब जो हैं वो शिवसेना से अलग हुए, लेकिन मैं इस चीज को शिवसेना का स्प्लिट नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये एक पारिवारिक स्प्लिट था, एक परिवार के दो लोगों ने पार्टीशन कर लिया, मैं इतना ही मानता हूँ। उसके बाद 2012 में जब आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब ठाकरे हैं उनका देहांत हो गया, उसके बाद 2013 में ये शिवसेना के प्रेसिडेंट बने। 2019 में इन्होंने एनडीए छोड़ दिया और 28 नवंबर 2019 में चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे। 29 जून 2022 में शिवसेना फिर से टूट गई जी। ठीक है सर जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप यहाँ पर अगर इन दोनों लोगों को कंपेयर करते हैं तो शिवसेना काफी बार सत्ता में रही, अलग अलग टाइम पे इनके रहे। उद्धव साहब ने जो मौका शिवसेना पार्टी में छोड़ दिया वो ये छोड़ दिया कि जब शिवसेना पावर में थी तब इन्होंने किसी भी तरह की पॉलिटिकल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेनी उचित नहीं समझी। किसी भी राजनेता को राजनीतिज्ञ बनने के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है कि वो कैसे सरकार चलती है और सरकार को वो कैसे चलाएगा। बिल्कुल, ये चीज इन्होंने कभी नहीं ली। उसके उल्टा अगर आप एकनाथ शिंदे जी को देखें तो एकनाथ शिंदे जी ये एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली लेते गए जी। अगर आप इंदिरा गांधी के बारे में भी देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी की गवर्नमेंट में वो भी मिनिस्टर थी, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है दोनों के व्यवहार में और चरित्र में मुझे देखने को मिलता है। अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि सर जब शिवसेना स्प्लिट हुई, ये वाली रिसेंट जो शिवसेना स्प्लिट हुई 2022 में, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब उस समय पे जो राजनीतिक विचारधारा थी शिवसेना की
जो हिंदुत्ववादी राजनीतिक विचारधारा थी, उद्धव भाई ने उस हिंदुत्ववादी राजनीतिक विचारधारा से कहीं ना कहीं अपने को अलग कर लिया। वो अलग करते ही जी 2-2.5 साल के अंदर शिवसैनिक जो था, जो उनका कार्यकर्ता था, वो भी कंफ्यूज हो गया, शिवसेना का कोर वोटर भी कंफ्यूज हो गया। और कहीं ना कहीं एक नेता के अंदर, एक राजनीतिज्ञ के अंदर एक खास चीज होनी चाहिए कि वो उसको क्या चीज सही है उसके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और ये स्टैंड शिंदे साहब ने लिया। जी जब शिंदे साहब ने ये स्टैंड लिया, उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा तो हमको वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो वो असली शिवसेना जो अब वो कहते हैं वो लेके अलग हो गए। अब ये आप समझिए, एक ब्रांडिंग की बात आती है। शिवसेना की एक अपनी ब्रांडिंग थी, शिवसेना का एक अपना ध्वज था, शिवसेना का अपना एक सिंबल था, इलेक्शन का सिंबल था। एकनाथ शिंदे साहब ने जोर लगा दिया जी उस ध्वज को, उस सिंबल को अपने पास रखने के लिए। और खाली आज वो ध्वज और सिंबल उनके पास है तो पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत जो है शिवसेना की आज उद्धव भाई के पास से निकल के शिंदे साहब के पास आ चुकी। अब वो वहां से हिलने वाली नहीं है, किसी भी कंडीशन में हिलने वाली नहीं है। सर, जो एमएलए उन्होंने अपने साथ लेके गए, एमएलए से बड़ी बात है जो वोटर बेस आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है अपने साथ लेके गए, वो सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपने आप को हिंदुत्ववादी राजनेता, राजनीतिज्ञ के तौर पे पोजीशन किया। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का लीगल हायर मैं हूं, बिल्कुल, और मैं उनके पद पे काम कर रहा हूं। जबकि ये काम होना चाहिए था उद्धव ठाकरे जी की तरफ से। उद्धव ठाकरे जी को 2019 में जब ये स्प्लिट हुआ, जब ये मतलब एनडीए से अलग होकर वहां गए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आदरणीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी को उस समय पर एक टैक्टिकल रिट्रीट करना जरूरी था। देखिए, फौज जो है जी, पॉलिटिकल फौज जो है वो कभी पीछे नहीं हटती, उसको टैक्टिकल रिट्रीट करना पड़ता है। आपने अगर एक टैक्टिकल रिट्रीट कर लिया होता और उस समय अपने माइनर एडजस्टमेंट कर लेते तो आज शिंदे साहब यहाँ नहीं होते और आप आज भी एनडीए में होते। मेरे ख्याल से उस समय उनको जो है आज जो नीतीश कुमार ने किए वही स्थिति उनको करना चाहिए था कि सबको अपने विधायकों को लेके जो है वापस जो है एनडीए में आ जाना चाहिए था। और आज जो है एनडीए में अच्छा खासा वो भी उनके अच्छे मुकाम पे होते और उनकी पूरी सेना जो है साथ में रहती। वो नहीं जरूरी लगता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो टैक्टिकल रिट्रीट जो करना चाहिए था उनको, पॉलिटिकल रिट्रीट जो करना चाहिए था, वो कर लेते तो आज सभी फायदे में रहते। आज ये स्थिति जो है ये पैदा जो शिंदे साहब ने किया वही चीज अगर उद्धव जी की होती तो क्या बुरा था, बताइए मेरे को। आज खाली उनको यही करना था कि भाई हम आपके साथ नहीं चल पा रहे हैं, हमारा विचार नहीं मिल पा रहा है। आप हमने जो 2019 में तो कुछ गलतियां की थी, ऐसा लग रहा है कि मेरे को ठीक नहीं है और हम जो है काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं। तो वो हो सकता था कि जैसे अभी नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों को लेके वापस बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने जो कभी कहती थी कि हम उनके लिए खिड़की भी बंद है, उनके लिए दरवाजे बंद है, सब खुल गए। तो ये राजनीति है। ये राजनीति में ऐसा नहीं कर सकते कि हमने अगर एक बार छोड़ दिया किसी पार्टी, किसी के साथ छोड़ दिया तो हम दोबारा वहाँ जा ही नहीं सकते, वो हमारा दुश्मन है। ये राजनीति में दुश्मन नहीं होता, ये उद्धव जी नहीं समझ पाए। आज अगर उद्धव जी जिस समय एकनाथ शिंदे जी 40 विधायकों को लेकर निकले, उनको शुभगांठ लग चुकी थी। पहले लोग बता रहे थे कि आपके विधायक टूटने वाले हैं, आपके साथ में होने वाला है। उसका जवाब वो क्या देते थे? यही देते थे कि कोई नहीं जाएगा उनके साथ, एकनाथ शिंदे के साथ कोई नहीं है, कोई हमको छोड़ जाएगा ही नहीं है, शिवसेना आई है, शिवसेना पर हमको भरोसा है। तो उस जब उनको पता चल रहा था धीरे धीरे सब चीजें हो रही थी, तो उनको एक ही चीज करना था, भाई ठीक है हो गया, 2.5 साल में मुख्यमंत्री बना रह गया, हमारे भी जीत पूरी हो गई, शिवसेना से सत्ता में थी, तो अब चलो बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। क्या दिक्कत था? मोदी जी को खाली एक बार बोल देते तो सब क्लियर हो जाता है। और आज स्थिति ये नहीं बिगड़ होती कि आज उनका सत्ता चला गया, पक्ष चला गया और उनका चिन्ह चला गया। अब उनके पास क्या कुछ गिने चुने विधायक हैं, अब उनको खाली वोटर्स का भरोसा है, जो कि अभी चुनाव आएगा तो वो भी मालूम पड़ जाएगी उनके साथ वोटर्स कितने हैं। अभी देखिए, इसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ सर, राजनीतिक लड़ाइयाँ जो होती हैं उसमें राजनीतिक विचारधाराओं की दुश्मनी होती है। बिल्कुल। अगर आपका बीजेपी के साथ एक बड़ा नेचुरल अलायंस था, क्योंकि आप भी हिंदुत्ववादी पार्टी थे और भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व समान विचारधारा की पार्टी थी, आपने एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जिसके साथ आप कहीं दूर दूर तक आपकी विचारधारा जब मिली नहीं रही थी, तो उसकी वजह से हुआ। दूसरी चीज सर, आप ये देखिए, एक होती है बात पॉलिटिकल ब्रांडिंग की, जो शब्द लोगों को समझना चाहिए। ब्रांड वैल्यू क्या होती है? अभी
मैंने जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे साहब का आप पुराने ज्वलन वीडियो देखिए, उनकी बात सुनिए। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई बाबरी मस्जिद को तोड़ने में आपका हाथ था, तो ये शब्द बोलना कि मेरा हाथ नहीं, मेरे शिव सैनिकों का पाँव था, ये अपने आप में एक बहुत कलेजे वाली बात है, बहुत बड़ा जिगर वाली बात है कहने के लिए। लेकिन उन्होंने उसके साथ में ये भी कहा कि मैं तो वहां नहीं था, लेकिन अगर मेरे शिव सैनिकों ने ये किया है तो मुझे बहुत बड़ा फख्र है। और वो जो चीज है वो उनकी एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग थी कि मैं हिंदुत्ववादी विचारधारा से चलता हूं। उनका आप क्या हो ये महत्व नहीं रखता राजनीति में जी। राजनीति में क्या महत्व रखता है कि आप क्या दिखते हो, वो महत्व रखता है। तो इनके जो पिताश्री सही समय पर सही फैसला लेना है, जिसको आ गया वो समझ राजनीति का बादशाह है। तो अब क्या है, इन्होंने अपनी ब्रांडिंग क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो चीज प्रॉपर नहीं रखी जी। उसकी जगह पर शिंदे साहब ने अपनी ब्रांडिंग, अपनी परिस्थिति, अपनी पोजीशनिंग इतनी खरी कर ली है कि आज उनको महाराष्ट्र की राजनीति से डिगा पाना किसी के बस की बात नहीं है। वो आज एक रेकनिंग फोर्स है जी, और बहुत बड़ी बात है जिसके हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। दूसरी चीज जो है सर, आप जो शिंदे साहब और इनमें जो मुझे फर्क दिखता है कि शिंदे साहब ने ये चीज शायद आनंदी के हिसाब से देखी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थाने में रह रहा हूं, तो मैं पुरानी फोटोग्राफ जब देखता हूं तो नवरात्रि के टाइम पे कई बार आनंदी जी की पुरानी फोटो दिखाते हैं जिसमें डीगे साहब और ये अपना शिंदे साहब एक साथ मतलब अलग अलग जगह पे गए। तो इससे क्या हुआ, ये लोगों के बीच में पहुंचते चले गए, और कहीं ना कहीं जितनी भी एजिटेशन हुए शिवसेना के और जितना भी संगठन का काम हुआ वो कहीं ना कहीं शिंदे साहब करते चले गए, और वो चीज कभी भी उद्धव भाई में आई नहीं जी। क्योंकि संगठन की तरफ से एजिटेशन का काम जब तक राज ठाकरे साहब इनके साथ थे तो वो कर रहे थे, बिल्कुल हर जगह उनका नाम आता था। तो लोगों को विश्वास में लाना एक बहुत बड़ी चीज है, और राजनीति में दो डिसीजन, दो विजन आदमी के बहुत जरूरी हैं। एक तो है जी वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल विजन में पार्टी को कैसे ऊपर उठाना है वो देखने वाली बात है, और हॉरिजॉन्टल विजन में मैं ये कर रहा हूं मतलब दीवार के पीछे क्या है ये वो देख नहीं पाए कि मैं अगर एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना लूंगा तो मेरी सरकार कितने दिन चलेगी। ये जो हॉरिजॉन्टल और विजन था इनका वो प्रॉपर नहीं था, ये उसे देख नहीं पाए और वहां गलती खा गए। तो आज जो स्थिति है वो आपके सामने क्लियर है। और दूसरी बात एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जब वो मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने सत्ता बनाई अपनी, तो उनका बैड लक ये था कि कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से क्या हो गया कि 2 साल जो है सब कुछ ठप हो गया, तो उसमें वो भी ठप हो गए। उनको क्या करना चाहिए था लोगों को, जैसे शिंदे साहब भी कोरोना सबके लिए था। शिंदे साहब को 2 बार कोरोना हुआ, आपको पता होगा। वो हॉस्पिटल में खुद जाते थे, लोगों से वहाँ के परिस्थिति देखते थे, वहाँ स्थिति देखते थे कि वहाँ पर इलाज ठीक से लोगों को हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन लोगों को मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पर लोगों को दवाई जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, वो सब पूरा ध्यान रखते थे और दौड़ते थे। और ये मुख्यमंत्री होकर जो है अपना उद्धव जी जो है वर्षा बंगले पर रह गए, और वहाँ पर उनको विधायकों को भी 2-2, 4-4 घंटा बैठना पड़ता था, और उनको जो है उनका कहा जाता था कि आप कम से कम 4 घंटा क्वारंटाइन रहो, उसके बाद आपकी जांच होगी, उसके बाद फिर आपसे मिले। तो ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं उनके जो विधायकों को जो है काफी खल की, और उन्होंने देखा कि बाकी लोगों से मिल रहे हैं और शिवसेना के जो भी आ रहा है उनको जो है क्वारंटाइन करने को कहा जा रहा है, उनके टेस्ट की जा रही है, उसके बाद उनको काफी दिक्कतें हुई। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लंबी गैप होते होते जो है आज ये स्थिति हो गई कि उनके 40 विधायक टूट गए उनके सामने। देखिए, आपने कोरोना की बात करी सर, कोरोना के बारे में मेरा असेसमेंट ये है सर, एक निराशावादी आदमी जो होगा जी, वो आशा की स्थिति में भी निराशा में ही रहेगा, बिल्कुल। और एक आशावादी आदमी होगा वो निराश स्थिति में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। कोरोना की जो समस्या आई उसमें पूरे हिंदुस्तान छोड़िए पूरे विश्व में एक नेता बड़ा उभर के निकला, वो थे आपके नरेंद्र मोदी जी, आपके पंत प्रधान, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी। कोरोना उनके लिए भी था जी, कोरोना इनके लिए भी था, लेकिन जब कोरोना में मोदी जी ने जो काम करा, उन्होंने जीरो से डेवलप किया, उन्होंने पूरे विश्व में वैक्सीन बांटी, और वैक्सीन बंटवाने के लिए उन्होंने 2 कंपनियों को तैयार करा।
उन्होंने पीपीई किट बनाने के लिए जो एफर्ट्स करे, जिन लोगों को उन्होंने ये सब काम किए, वो सब उन्होंने तैयार करा। सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने तैयार करवाया, उसके बाद उन्होंने भारत बायोटेक को तैयार करवाया, उस तरह से और लोगों ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाने लगी। फिर उन्होंने ये देखा कि कोरोना की वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या करना चाहिए, उन्होंने हिंदुस्तान में वैक्सीन बांटी और उसके साथ साथ उन्होंने आगे की जगह में भी जाके ये वैक्सीन बांटी। आप देखिए उसका नतीजा, अफ्रीका की धरती में वो उतरे और अफ्रीका का प्रेसिडेंट उनके पैर छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इससे बड़ा आपके देश को सम्मान दिलाने इससे का बाकी क्या हो नेताओं सकता को है? समझना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। अब जैसे आपने कहा कि कोरोना के टाइम में मतलब कोरोना आ गया तो 2 साल वो बैठे रहे। सर 2 साल बैठने के लिए वो और भी बेटर काम कर सकते थे, अपने को एस्टेब्लिश कर सकते थे। वो जो यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, जो लोग यहाँ से काम छोड़ के गए, उनको वो रोक सकते थे। वो एज ए चीफ मिनिस्टर उनका काम था। आह्वान तक नहीं किए कि भाई मत जाइए, हम हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं जो मैसेज गया वो खराब मैसेज गया, और उसकी वजह से अभी देखिए अपनी पोजीशन उनकी गिरी, उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। शिंदे साहब ने अपनी पोजीशन उठाई, उसके वो खुद जिम्मेदार है, उनका काम उस चीज का जिम्मेदार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में शिंदे साहब ने अपने आप को इतना बड़ा राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश कर लिया है कि उनका स्थान वहां से हटा पाना लगभग नामुमकिन है। अब ये इससे आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो जो शिवसेना यूबीटी है उसको खुद का अपना आकलन करना चाहिए कि भाई हमारी क्या मिस्टेक्स रही। आपकी भी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप भी आगे बढ़ें, अच्छा कंपटीशन दें, और हो सकता है कल परसों में आप और भाजपा और बड़ी ताकत से ऊपर विलय हो जाए और आप लोग फिर उसी में आ जाएं। तो हर कोई चाहता है कि जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं जो आपस में न बटे, ये आपस में बटने वाली बात है ना। उन्होंने जो हिंदुत्व विचारधारा छोड़ी सर, सारा नुकसान तो उनका उसी वजह से हुआ। बिल्कुल, आपको वो छोड़नी नहीं चाहिए थी। आज अब समस्या ये हो गई है, ना आपसे छोड़ते बनता, ना आप उससे रहते बनता है। अब आप ऐसी डगर में आ गए हैं कि आपको, अगर आप हिंदुत्ववादी विचारधारा की तरफ वापस जाते हैं तो जो आज आपका करंट वोट बैंक है वो आपको अलग निगाहों से देखेगा, और अगर आप उनके साथ रहते हैं तो हिंदुत्ववादी विचारधारा में आप रह नहीं सकते। तो उनको जो ये समस्या है इसका सॉल्यूशन उनको खोजना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ भी हैं और हमारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री शिंदे साहब के साथ भी हैं। बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री बने रहिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए, महाराष्ट्र में और इंडस्ट्रीज लाइए, महाराष्ट्र के किसानों का भला करिए। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अब वो टाइम आ गया है जब महाराष्ट्र को आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे को सही मायने में श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आप आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे के नाम पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोलिए जिसमें सब तरह की विद्याओं को पढ़ाने का काम किया जाए ताकि महाराष्ट्र प्रगति करे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने जो कंपेयर किया, आपने कंपेरिजन किया उद्धव जी का और कंपेरिजन किया शिंदे साहब का, तो काबिल तारीफ था। इसमें जो कमियां थी, किसी कमियां हैं, किसी खूबियां हैं, सब सामने आ गई। तो आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि 2019 के बाद से जो स्थिति बनी महाराष्ट्र की राजनीति में, उद्धव जी ने जो महाविकास आघाड़ी बनाई, उसके बाद जो है महायुति फिर से बनी 2022 के, तो आप क्या मानते हैं दोनों पीरियड में जो है किस तरह का कामकाज हुए? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम विवेक जोशी जी को जो है एक एडवोकेट है, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम हमारे जो विषयों पर जो है जब उनको बोलता हूँ तो काफ़ी अध्ययन करके आपके सामने तक आते हैं। उसके लिए मैं मुद्दा भारत की टीम की तरफ से इनका मैं काफ़ी आभार मानता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अभी सर्वे बनाया था, एक सर्वे का वीडियो हमने बनाया था साथ में, तो लोगों ने काफ़ी सराहा है। और जो सही स्थिति है वो आपके सामने हम लाने का पूरा प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और भी कुछ सुझाव रहेगा तो हमें दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।